विशेषताएं लौकिक साहित्य की। जनरली हमने बात की है, लेकिन इसको आगे एक अगले स्टैंडर्ड पे ले जाते हैं। ज्यादातर ये रचनाएं स्वांत सुखाय के लिए लिखी गई। इन रचनाओं पर कोई प्रकार का बाह्य प्रयोजन नहीं दिखाई देता है। बाह्य प्रयोजन का सीधा सा अर्थ क्या है? दरबारी असर नहीं है इन रचनाओं पे, क्योंकि जब दरबारी असर आएगा तो जनरल सी बात है, कोई व्यक्ति, कोई रचनाकार, कोई कवि जो है किसी राजा विशेष की स्तुति करेगा, है ना। और इनमें राजा विशेष की स्तुति करने जैसी कोई चीज नहीं दिखाई देती है। ये चीजें प्रायोजित नहीं है, एडवर्टाइज नहीं की गई है, यहाँ पर किसी राजा की पीआर नहीं की गई है, बल्कि इन रचनाओं का उद्देश्य क्या होता था? इन रचनाओं का उद्देश्य होता था कि मैं, यानी कि जो कवि विशेष है, वो किस प्रकार के समाज में रहता है, वो उस जिस प्रकार के समाज में रहता है, उन लोगों के क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या पीड़ाएं हैं, क्या आशाएं हैं, क्या निराशाएं हैं, क्या जीवन है, क्या जीवन शैली है, उसके बारे में वो कहीं पर दुखी होता है, कहीं पर सुखी होता है। वो कुछ अच्छाइयों को देखकर बड़ा सुखी होता है और उनको लोगों को बताना चाहता है, या कुछ लोगों के दुख को देख करके दुखी होता है और उस दुख को जन को बताता है कि क्या निवारण किया जाए इसका। तो इस प्रकार की रचना कवि के खुद के सुख के लिए निर्मित की जाती है। स्वांत सुखाय का मतलब अपने सुख के लिए कवि जो है वो रचना करता है कि मैं इस समाज का हिस्सा हूं, तो मैं कुछ समाज को दे करके, मेरा कुछ योगदान हो समाज के लिए। और ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता है? कुछ न कुछ काम करता है। उस काम का ही एक तरीका है लेखन करना, अपने समाज में आई हुई कुरीतियों को दिखाना, विशेषताओं को दिखाना, अच्छाइयों को दिखाना, बुराइयों को दिखाना। इनका कोई बाह्य प्रयोजन नहीं होता, कोई उनको पैसे नहीं देता है, कोई उनको लालच नहीं होता है कि हाँ तुम अपने समाज के बारे में बुरा बुरा जो भी देख रहे हो उसको लिखो, हम तुम्हें बदले में ये चीज देंगे, या ये इस राज्य का तुम्हें हिस्सा देंगे। ऐसा कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो ज्यादातर रचनाएं जो लौकिक साहित्य की होती हैं वो स्वांत सुखाय को लिए होती हैं, और इनके पीछे प्रेरणा भी कौन होता है? लोक होता है। और ये लोक की प्रेरणा आती कहाँ से? कवि में खुद से ही आती है, स्व से निर्मित होती है, अपने आप के अंदर से ऐसी बोली आती है, ऐसी आवाज आती है, या ऐसा विचार आता है कि मैं अपनी जनता के लिए या अपने समाज के लिए कुछ रचनात्मक पक्ष रखूं, कुछ रचनात्मक करूं, कुछ सृजन करूं। और ऐसे में कवि क्या करता है? लौकिक साहित्य की रचना करता है। दूसरी चीज, दूसरी विशेषता क्या है? ये लोकमानस का साहित्य है। इनके कथानक कुछ जगह पर आपको ऐतिहासिक देखने को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे बीसल देव रासो है, कथानक जरूर ऐतिहासिक है, लेकिन लोक की छवि इस ग्रंथ में दिखाई देती है। कवियों ने कथानक ऐतिहासिक उठाया, कुछ कवियों ने, लेकिन लोक की समस्याओं और लोक के चित्त को ऊपर रखा है। वो चित्त या वो समस्या विशेष जो किसी समाज विशेष की, जो किसी लोक विशेष की, जो किसी देश विशेष की अपने आप में एक बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती है, उसको वो रख रहा है। कथानक कैसा भी उठाए, उसमें हो सकता है कि मे भी कुछ ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे, जैसे विसल देवरासो है, तो उसमें राजा रानी की कहानी है, लेकिन राजा रानी की कहानी के बीच में लोक की समस्याओं को रखा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे विसल देव रासो की राजमती है, या फिर ढोला मारू दोहा की मारवणी है। ढोला और मारवणी की प्रेम कहानी है ढोला मारू दोहा में, और विसल देव रासो में राजमती और विसल देव की जो है पहले प्रेम की कहानी, फिर क्या कहते हैं उसको, वियोग की कहानी है। तो इनमें राजा को कहीं ना कहीं स्थान बनाया गया है, कहीं ना कहीं स्थान दिया गया है। ढोला राजकुमार है, उसको स्थान दिया गया है, लेकिन इन दोनों रचनाओं में जो स्त्री विशेष है, राजमती और मारवणी, इनकी जो समस्याएं हैं या इनका जो चित्त है, वो चित्त इनका व्यक्तिगत चित्त नहीं है, बल्कि समूचे महिला समुदाय का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, समूचे महिला समुदाय का, या आप कह सकते हैं स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं मारवणी और राजमती। ऐसे में ये ग्रंथ अपने आप किस तरफ चले जाते हैं? लौकिक साहित्य की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। लौकिक साहित्य का जो पक्ष होता है इन ग्रंथों का, वो पलड़ा भारी होता है। राजमती, आपको कुछ उदाहरण भी आगे बताऊंगा। राजमती जो है वो कहती है, आक्षेप लगाती है
इस पर, अपने नाई पर और अपने पुरोहित पर। क्योंकि पहले जो है क्या किया जाता था राज परिवारों में या जो बड़े परिवार होते थे उनमें, शादी विवाह एक राजा का कोई 50 लड़कियों के साथ शादी करवा दी जाती थी। राजा को नाम तक नहीं पता होते थे कि मेरी ये पत्नी भी है। और वो बेचारी जो है, चाहे उसकी उम्र 15 साल हो, 14 साल हो, 18 साल, 20 साल, कुछ भी हो, लेकिन वो सिर्फ एक बार देखती थी उसको। या कई ऐसे एग्जाम्पल भी मिलते हैं जहाँ पे पति को देखा ही नहीं, तलवार से उसकी शादी सगाई हो गई और जीवन भर वो, है ना, वो उसका अपना जो है पतिव्रत धर्म निभाती रहती है। तो इस तरीके की जो कहानियां होती थी, उन कहानियों में स्त्री की संवेदना, उसको भी कहीं ना कहीं ला करके ये साहित्य प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है, और उसका स्त्री का एक पक्ष रखता है। ऐसी स्थिति में ये साहित्य जो है वो लौकिक साहित्य की श्रेणी में चला जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? बिल्कुल श्रृंगार काव्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लौकिक साहित्य में श्रृंगार नहीं लिखा गया? लौकिक साहित्य में श्रृंगार भी लिखा गया है, वीर गीत भी लिखे गए हैं। लौकिक साहित्य का अर्थ ये नहीं है कि किसी राजा विशेष की प्रशंसा नहीं की है ना, उसमें कथानक ऐतिहासिक भी उठाया है, लेकिन वो जो रचनाकार है, वो उस रचनाकार का मंतव्य सिर्फ राजा की जो है विशेषताएं नहीं बताना है। राजा के अलावा एक वर्ग विशेष की विशेषताएं भी अगर वो शामिल करता है, इंक्लूड करता है, तो वो लौकिक साहित्य की श्रेणी में चला जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? ये एक अंतर है जो मैं काफी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शाकंभरी नरेश, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विग्रहराज जो है अजमेर के शासक रहे हैं, विग्रहराज चतुर्थ। और उन्होंने ही जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, अभी आप अजमेर अगर गए हैं कभी, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उसकी जगह पहले संस्कृत पाठशाला थी, उसको तोड़कर उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2.5 दिन में वो ढांचा तैयार हुआ, इसलिए उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। तो विशलदेव बिल्कुल विग्रहराज चतुर्थ नाम से अजमेर के शासक रहे हैं, दरबार रहे हैं। और उनकी और राजमती की प्रेम कहानी जो है इस विशलदेव रासों में लिखी गई है। लेकिन ध्यान ये रखना है, समझना क्या है आपको, वो चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जहां पर कवि का मंतव्य राजा विशेष की विशेषताओं को या उसकी प्रशंसा करने से हटकर लोक की तरफ चला जाता है, लोक की तरफ आकृष्ट होता है, वो जन समस्याओं को भी रखता है। यहां पर राजमती कोई एक, सिर्फ राजमती अपनी ही वेदना को नहीं प्रस्तुत कर रही है, वो कह रही है कि सारी स्त्रियों के साथ यही होता है जो मेरे साथ हो रहा है। अब बताओ, ऐसे में सारी स्त्रियां नाम आ गया तो, या सारी स्त्रियों के बारे में बात हो रही, तो इसका मतलब क्या वो लोक से जुड़ नहीं रहा साहित्य? समझ रहे हैं आप बात को? जब साहित्य लोक की तरफ जुड़ रहा है, लोक की तरफ जा रहा है, उसका पलड़ा लोक की तरफ भारी है, तो ऐसी स्थिति में उसको आप दरबारी साहित्य नहीं मानेंगे, लौकिक साहित्य मानेंगे। या जिस साहित्य में लोक का पक्ष उठाया गया है, लोक की समस्याएं और संवेदनाएं दर्शाई गई है, वो साहित्य क्या होगा? लौकिक साहित्य होगा, उसको आप लौकिक साहित्य कहेंगे। कुछ कथानक ऐतिहासिक होने के बावजूद कवियों ने लोक समस्याओं व चित्त को सर्वोपरि रखा। बीसलदेव रासो के ग्रंथ का केंद्र जो बिंदु है ना, वो राजमती का वियोग ही है। और उस राजमती के वियोग के माध्यम से जो रचनाकार है वो ये समझाना चाहता है कि स्त्री जीवन की दशा कैसी है इस काल विशेष में, इस खंड विशेष में। समझ रहे हैं आप बात को? बस ये चीज समझ में आ गई तो आपको लौकिक साहित्य का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाएगा। भले ही राजा रानी को जो है चरित्र बना दिए गए, किरदार बना दिए गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ढोला मारू दोहा में मारवणी को और ढोला को केंद्रस्थ पात्रों के तौर पे चित्रित किया है, लेकिन मारवणी की जो चित्त की स्त्री जीवन की जो वेदनाएं हैं, या पुरुषों के प्रति उनकी एक जो है विचारधारा है, दोनों में, राजमती में भी और मारवणी में भी, दोनों ऐसे चरित्र है जिनका बहुत ज्यादा जो है मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया गया है अभी तक, बहुत कम हुआ है। लेकिन दोनों ऐसे चरित्र है जो स्त्री की संवेदनाओं को उकसाते हैं और बताते हैं कि हमेशा से ये जो काल विशेष खंड है, जिसमें राजा रानी की कहानी होती है, जिसमें वीर गाथाएं होती है, इस काल विशेष में स्त्री को सिर्फ और सिर्फ भोग की वस्तु समझा गया। स्त्री को सिर्फ और सिर्फ जो है एक सीमित दायरे में ही समझा गया है। उसके
उसकी संवेदनाओं को, उसकी समस्याओं को कभी ध्यान से न सुना गया है, न पढ़ा गया है, न देखा गया है, न हल करने की कोशिश की गई है। तो उसका इन दोनों ग्रंथों का केंद्र जो है ना, वो यहाँ चला जाता है। स्त्री जीवन की समस्याओं और संवेदनाओं को उठाने की कोशिश करता है रचनाकार, भले ही संदर्भ कुछ भी हो। इसलिए ये ग्रंथ जो है वो लोक साहित्य की श्रेणी में रखे। लोक साहित्य में संयोग और वियोग का सरस चित्रण है। अभी जैसे सर बोल रहे थे ना कि ये तो सर श्रृंगार रस का काव्य है, कोई दिक्कत नहीं। लोक साहित्य में भी तो श्रृंगार होता है। सामान्य लोगों के जीवन में, जैसे हम सामान्य लोग हैं, हमारे जीवन में संयोग और वियोग नहीं होता है क्या? या हम कभी आनंद की अनुभूति नहीं करते? करते हैं। एक गरीब व्यक्ति भी तो उतना ही श्रृंगारिक हो सकता है जितना कि एक बादशाह हो सकता है। वो भी तो किसी भी उतना ही मुग्ध हो सकता है जितना कि एक दरबार हो सकता है। वो भी तो किसी के विछोह में उतना ही दुखी हो सकता है जितना कि कोई राजा विशेष हो सकता है, जितना कि कोई अभिजात्य वर्ग का व्यक्ति विशेष हो सकता है। लेकिन दरबारी साहित्य में केंद्र में किसको रखा जाता था? किसी राजा विशेष को रखा जाता। किसी साधारण से व्यक्ति के वियोग को और संयोग को नहीं दिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि दरबारी कवियों को उनसे मिलने वाला कुछ नहीं था। भाई प्रेमी तो आदिकाल में भी ऐसे ऐसे हुए हैं, जो सामान्य जनता के लोग थे उनमें भी ऐसे ऐसे हुए हैं जिनको सिर कटाने पड़ गए, जिनको पूरे के पूरे परिवार को सूली पे चढ़ा दिया गया, परिवार मार दिया गया, उनका पूरा का पूरा गांव के गांव तहस नहस कर दिए गए। लेकिन उनकी प्रेम कहानी को दरबारी कवि कैसे लिखता? नहीं लिखता वो, क्योंकि उनको मारने का, मरवाने का आदेश किसने दिया? राजा ने दिया। तो क्या वो राजा के खिलाफ जाकर के उन लोगों की प्रेम कहानी को लिखेगा? नहीं लिखेगा। कौन लिखेगा उनकी प्रेम कहानी को? जो लोक रचनाकार है, जो लोक साहित्यकार है, जो उन्हीं के वर्ग से उठा हुआ कोई साहित्यकार है, वो उन लोगों की प्रेम कहानी को लिखेगा। तो लौकिक साहित्य में भी श्रृंगार का वर्णन है, लेकिन वो बहुत सरस है, आनंद देने वाला, अति साधारण है। ऐसा नहीं कि उसमें जो है वो सारी की सारी मर्यादाएं लांघ गया है, राजाओं की तरह नहीं है। वो सामान्य सा और एकदम सरस, जिसमें आनंद आए एक सामान्य व्यक्ति को भी, ऐसा संयोग और वियोग का चित्रण किया गया है। उदाहरण के तौर पे आप बसंत विलास देख सकते हैं, विद्यापति की पदावली देख सकते हैं, बीसल देव रासो देख सकते हैं, ढोला मारूरा दोहा देख सकते हैं। ये सारे के सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो लौकिक साहित्य की विशेषताओं को समाहित करते हैं अपने अंदर। एक और इसकी विशेषता, लौकिक साहित्य की नक्सिक परंपरा का निर्वहन हुआ है इस ग्रंथ से, इस साहित्य से। नक्सिक परंपरा क्या है, पहले तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। नख का मतलब होता है आपका नाखून, ठीक है, और सिख का मतलब होता है चोटी। नाखून कौन सा? यहां पे नाखून पैर वाला, पैर के नाखून से लेकर के और चोटी तक। चोटी मतलब सबसे आखिरी छोर ऊपर का, जहां से चोटी शुरू होती है, जहां पे चोटी खत्म होती है वो नहीं, जहां पे आपकी जो है चोटी शुरू होती है वो छोर से लेकर के और पैर के नख के छोर तक किसी चरित्र का सांगोपांग वर्णन किया जाए। सांगोपांग का मतलब क्या है? अंग उपांग, यानी कि अंग और उसके भी जो पार्ट्स हैं उनका विस्तृत ब्यौरा देते हुए वर्णन किया जाए, वो कहलाता है नखसिक वर्णन। जैसे हाथ, नाक, कान, आंख, इन सब का वर्णन किया जाए तो वो नखसिक परंपरा में आता है। समूचे शरीर के अंग अवयवों का पूरा वर्णन अगर कोई कवि करता है तो वो नखसिक परंपरा में आता है। कहां से शुरुआत होती है हिंदी में? राउलवेल से। राउलवेल के रचनाकार कौन है? राउलवेल के रचनाकार कौन है? नहीं याद आ रहा है? रोड़ा कवि, कवि रोड़ा या रोड़ा कवि, कुछ भी कहिए, ठीक है। रोड़ा कवि राउलवेल के रचनाकार है, और राउलवेल चंपू काव्य है। चंपू काव्य का पहला उदाहरण है आदिकाल का राउलवेल। और एक और बात बताऊं, राउलवेल जो है वो एक तरीके से पहली बार जब मिलता है तो वो शिलाओं के ऊपर लिखा हुआ मिलता है।
यानी एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पत्थरों पर अंकित किया गया था, इस तरीके का ग्रंथ था वो। और इसी ग्रंथ से नख सिख परंपरा की शुरुआत भी मानी जाती है। कैसी नख सिख परंपरा है? ऐसा नहीं कि उसमें फूहड़पन है या भद्दापन है, क्योंकि वो लोक का साहित्य है और लोक के साहित्य में कभी भद्दापन या फूहड़ता नहीं होती है। लोक के साहित्य में हमेशा कुलीनता होती है, मर्यादाएं होती है और उसमें उन मर्यादाओं का निर्वहन किया जाता है, मर्यादाओं का पालन किया जाता है। ये लोक के साहित्य की एक विशेषता होती है। ये नक्शिक एक बार दोबारा बताना सर, नेटवर्क इशू था। अच्छा, हाँ, नख का मतलब होता है नाखून, ठीक है, और सिख का मतलब होता है, सिख शब्द जो है वो बनाए शिखा से। शिखा क्या होती है? चोटी। शिखा मतलब चोटी, जो आप बांधते हैं ना सिर पे, पुराने समय में सब लोग बांधते थे, लेकिन अब रिवाज उठ गया है, अब नहीं बांधते सब लोग चोटी। स्त्रियां बांधती है सिर्फ, पुरुष नहीं बांधते। पहले स्त्री पुरुष सब बांधते थे। तो चोटी से लेकर के, मारवाड़ी में कहते हैं चोटी से चमोटी। चमोटी मतलब आपकी जो सबसे छोटी अंगुली है, जिसको चिटुली या चमोटी बोलते हैं, उस तक का पूरा वर्णन, नाखून से लेकर, पैर के नाखून से लेकर के शिखा तक का वर्णन, चोटी तक का वर्णन सांगोपांग जब करता है कोई रचनाकार, और एक एक अंग की विशेषताओं को बताते हुए अपना जो है वर्णन आगे बढ़ाता है, वो क्या कहलाता है? नखशिख वर्णन है। और ध्यान रखना, हिंदी काव्य में दो प्रकार के नखशिख वर्णन है, एक नखशिख है और एक सिख नख है। अगर नाखून से स्टार्ट करता है और चोटी की तरफ बढ़ता है कवि, यानी कि नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ वर्णन करता है अंगों का, तब तो वो होता है नखशिख। और शिखा से शुरू करते हुए सबसे पहले उसके बालों का वर्णन करेगा, फिर उसकी आंखें, उसकी भौहें, उसके नाक, उसके ललाट का, उसके मुख का वर्णन करेगा, और फिर जो है पैर के नाखून तक वर्णन करेगा। ये वर्णन कहलाता है सिख नख वर्णन। इसका भी ध्यान में रखना, नखशिख, सिख नख, जिस तरीके से, तरफ से कभी स्टार्ट करता है वर्णन, वो उस तरीके का वर्णन बन जाता है। और ये क्यों किया जाता था? ज्यादातर कहाँ किया जाता था? नखशिख वर्णन दरबारी काव्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। दरबारी काव्य में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता था। जितनी भी रानियां, राजकुमारियां हैं, या किसी भी रचना का केंद्रीय स्त्री पात्र रही है, उसकी नखशिख का वर्णन कवि जो है बड़े आनंद के साथ करता था, बड़े रस के साथ करता था, और वही जो है उसकी प्रशंसा का आधार भी बनता था कई बार। लोक साहित्य में नखशिख का वर्णन कम मिलता है, लेकिन अगर मिलता भी है कहीं पर, किसी कवि ने किसी स्त्री के अंगों का वर्णन किया भी है, तो वो मर्यादा के साथ किया है, वो जो है श्लिष्टता के साथ किया है, उसमें इस तरीके से जो है अश्लीलता नहीं दिखाई है। दरबारी काव्य में आपको अश्लीलता देखने को मिलती है, ये भी ध्यान रखना। इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है? राउल वेल से होती है, जो रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई है, और ये एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य के बारे में पहले की वीडियो में आपको जैसे बताया है। ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित करके लिखा जाता है, और ये भी बताया था कि चंपू काव्य की आवश्यकता लौकिक साहित्य से ही पड़ती है। क्यों पड़ती है? इसका भी एक रीजन है। वो रीजन हालांकि पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, कि जो दरबारी कवि हुआ करते थे ना, उनकी कविता समझ में आए न आए, सुनने वाले बहुत कम लोग हुआ करते थे, राजा या फिर उनके मंत्री विशेष। उनको समझ में, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग थे तो आ जाती थी, नहीं आती थी तो वो दूसरी बार पूछ लेते थे, तीसरी बार पूछ लेते थे। लेकिन लौकिक साहित्य में क्या होता था? जैसे कोई एक रचना है, वो रचना पहली तो इतनी सरल लिखी जाती थी कि समझ में आ ही जाती थी। अगर कहीं पे दिक्कत होती थी तो कवि क्या करता था? ब्रैकेट शैली का यूज करते हुए उसका अर्थ जो है वो गद्यात्मक भाषा में, जैसे हम निबंध की भाषा इस्तेमाल करते हैं या कहानी की भाषा इस्तेमाल करते हैं ना, वैसी भाषा इस्तेमाल करते हुए उसको समझा देता था। नीचे छंद के नीचे या अपनी कविता के नीचे उसको थोड़ा सा अर्थ क्लियर कर देता था, ताकि एक सामान्य व्यक्ति को भी वो समझ में आए। पहले क्योंकि लिखित में ग्रंथ नहीं थे, ज्यादातर मौखिक रूप से रचनाएं होती थी, और लौकिक साहित्य तो वैसे भी लिखित में नहीं मिलता है, बहुत कम, ज्यादातर जो है वो मौखिक रूप से ही उपलब्ध होता है। लोगों को मुख जबानी याद थे, तो लोग जब अपने हिसाब से उसका वाचन करते थे तो वो साथ में अर्थ को जोड़ के बता देते थे। ऐसे करते करते चंपू काव्य का
धीरे धीरे साहित्य में भी प्रयोग होने लगा। और चंपू काव्य का अर्थ क्या बन गया? गद्य के साथ पद्य के साथ में गद्य का मिश्रण करते हुए रचना करना, वो चंपू काव्य की श्रेणी में आता था। क्लियर? कोई डाउट यहां तक किसी को? नहीं सर। दो तीन छोटी छोटी विशेषताएं और रह गई, उनको पूरा कर लेते हैं। और मैं सोच रहा था आज पूरा का पूरा जो है लौकिक साहित्य कर लेंगे खत्म, लेकिन हुआ नहीं। मेरी समस्या है, मैं ज्यादा वो उस डीप चला जाता हूँ। क्या है लौकिक साहित्य में? प्रकृति चित्रण भी है जैसे दरबारी साहित्य में, और यहाँ पर भी आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में प्रकृति का चित्रण किया गया है। आलंबन और उद्दीपन क्या होते हैं? किसी को पता के सहारे से किसी व्यक्ति विशेष, यानी कि व्यक्ति विशेष कौन, किसके हृदय में रस उत्पन्न हो रहा है उस समय, नायक या नायिका की। हमारे हृदय में तो बाद में होता है, जब हम या तो उसके दर्शक बनते हैं, या फिर उस कविता के श्रोता बनते हैं, या फिर उसके पाठक बनते हैं। पहली दफा रस कहाँ उत्पन्न हो रहा है? रस की निष्पत्ति कहाँ हो रही है? या तो नायिका के हृदय में या नायक के हृदय में। तो प्रकृति के जिन तत्वों के सहारे रस उत्पन्न होता है वो कहलाते हैं आलंबन तत्व प्रकृति के। और उद्दीपन का मतलब, उद्दीपक मतलब जागृत करने वाले। आपके हृदय में प्रकृति का कोई तत्व किसी प्रकार के रस की जागृति करता है, जगाता है आपके हृदय में, वो होते हैं उद्दीपक तत्व। उन्हीं को उद्दीपन तत्व कहा जाता है। ये विभाव होते हैं, रस की उत्पत्ति के कारण होते हैं। विभाव का अर्थ क्या होता है? विभाव मतलब कारण। रस की उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं? वो विभाव कहलाते हैं। ये आलंबन और उद्दीपन रस के दो विभाव है। तो लौकिक साहित्य में भी प्रकृति का चित्रण दोनों रूपों में हुआ है, आलंबन के रूप में भी हुआ है और उद्दीपन के रूप में भी हुआ है। रस को जगाने वाले तत्वों के रूप तौर पे भी हुआ है, और रस को सहारा देकर के उत्पन्न करने वाले तत्वों के रूप पर भी हुआ है। बस ये एक स्पेशल चीज है जो इस वसंत विलास नामक ग्रंथ में देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रकृति और नारी दोनों का चित्रण जो है मदोन्मत्त रूप में हुआ है। मदोन्मत्त का मतलब क्या है? मद का मतलब होता है नशा, और उन्मत्त का मतलब क्या होता है? मद का मतलब नशा, लेकिन कंट्रोल होता है तब तक वो मद है। उन्मत्त का मतलब क्या होता है? जब कंट्रोल टूट जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कोई मद में, वो क्या कहलाता है? मद उन्मत्त। नशे की अगली एक सीढ़ी कह सकते हैं आप। ये किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। वसंत विलास के रचनाकार कौन है, कोई बताएगा? वसंत विलास के रचनाकार नहीं पता? एक्चुअली सर याद नहीं आ रहा। एक्चुअली वसंत विलास के रचनाकार का नाम पता ही नहीं है आज तक। अज्ञात कवि है, कोई अज्ञात है। ये मत लगा लेना अज्ञात का मतलब कि कोई अज्ञात नाम का व्यक्ति है, जैसे अज्ञेय है ना हिंदी में, वैसे ही कोई अज्ञात है। मैं पहले ये सोचता था, कुछ कोटेशंस के नीचे होता था ना अज्ञात, मैं सोचता था ये अज्ञात नाम का कोई व्यक्ति है। अज्ञात का मतलब ज्ञात नहीं है, शाब्दिक अर्थ ही है। वसंत विलास के रचनाकार का नाम नहीं पता है किसी को भी, आपको या मेरे को नहीं, किसी को भी नहीं पता। इस वसंत विलास में मदोन्मत्त नारी का भी और प्रकृति का भी चित्रण किया गया है, ये ध्यान में रखना। ये एक अलग पॉइंट है। जन बोलियों का प्रयोग ज्यादा हुआ है, जन भाषा का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब क्या है? वो जन भाषा बनी किससे? जन बोलियों से ही प्रेरित होकर बनी है। और राउलवेल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। राउलवेल में स्थानीय बोलियों का प्रयोग जो है रचनाकार करता है अच्छे तरीके से। इन रचनाओं में गेयता और संगीतात्मकता है, और ये लोक का सबसे बड़ा गुण होता है। लौकिक साहित्य का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? उसमें लोक संवेदनाएं तो होती है, वो साहित्य जो होता है वो गेय होता है, और उसमें संगीतात्मकता होती है। क्योंकि लोग जो है वो किसी रचना को अपने दिलो दिमाग में कब बिठाते हैं? जब उसमें तुकांत होता है, जब उसमें गेयता होती है, जब उसमें सरस पदावली होती है, तब लोग उसको एक बार सुन के ही उसको याद रख लेते हैं। जैसे अति सामान्य गीत हुआ करते थे ना आजादी के आंदोलन के समय में, जिनको लोकगीत कहते हैं। ये लोकगीत और वो गीत, परंपरा के गीत, उनमें बड़ा अंतर क्या है? साहित्यिक शब्दावली का। एक में अति साधारण शब्दावली इस्तेमाल की जाती है जिसमें बोलियों का
बोलियों की हिस्सेदारी ज्यादा होती है और एक में स्टैंडर्ड शब्दावली इस्तेमाल की जाती है जो हर आम व्यक्ति के लिए पढ़ने, सुनने और समझने में कठिन हो सकती है। तो लौकिक साहित्य की एक विशेषता ये है कि उनमें गेयता होती है, तुकांत रचनाएं होती है वो, और एक तरीके से रिदम में चलती है, संगीतात्मकता होती है उसमें, ताकि लोगों को आराम से वो याद रहती है इजीली। एक बार सुना और अगली बार भले ही उनको कभी भी पूछो वो रचना उनको याद रहती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं लौकिक साहित्य में कि लोगों को पूरा का पूरा ग्रंथ मुख जबानी याद है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन करने की छूट होती है, इसलिए भी ज्यादा याद रहता लोगों को। लोगों को पता है कि कहीं अगर दिक्कत हुई तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव कर लूंगा। इस प्रकार का साहित्य जो होता है वो लौकिक साहित्य कहलाता है। क्लियर?